अन्नपूर्णा गांव में एक परिवार रहता था, जहां 4 लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस घर के मुखिया संतलाल थे। उनके साथ उनका बेटा रमेश रहता था और रमेश का बेटा टप्पू, जो संतलाल का पोता था। इस घर की इकलौती महिला संतलाल की बहू अर्थात रमेश की पत्नी बबीता थी, जो पूरे परिवार को प्रेम और समझदारी से संभालती थी। रमेश बेटा, तेरी माँ को इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो चुके हैं। उनकी कमी मुझे आज भी इस घर में बहुत खलती है। वैसे तेरी माँ मुझसे कुछ बातें कह कर गई थी, जिन्हें आज मैं तुझे और टप्पू को बताना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, बताइए ना, माँ ने आपसे क्या कहा था? और पिताजी, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। हाँ दादाजी, मुझे भी दादी की बहुत याद आती है। जब दादी हमारे साथ थी तब सब कुछ कितना अच्छा लगता था। दादी इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली गई। अरे मेरे टप्पू बेटे, ये सब कुछ तो नियति का ही खेल है। अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? इंसान इस दुनिया में बस कुछ दिनों का मेहमान बनकर आता है और फिर एक दिन सबको छोड़कर चला जाता है। वैसे दादाजी, आपने कहा था कि दादी ने आपसे कुछ कहा था जो आप हमें बताने वाले थे, तो आप बताइए ना। हाँ टप्पू बेटे, मैं तो भूल ही गया था। दरअसल तेरी दादी कहा करती थी कि जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी किसी चीज के लालच में पड़कर गलत राह नहीं चुननी चाहिए। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही कभी लालची बनना चाहिए। हाँ दादाजी, आपने जैसा कहा है और मैं हमेशा वैसा ही करने की कोशिश करूंगा। मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनने की पूरी मेहनत करूंगा और आपके बताए हुए रास्ते पर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। हाँ पिताजी, टप्पू ने बिल्कुल सही कहा है। आपकी बात एकदम ठीक है। इंसान को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए और कभी भी दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो कुछ भी करना हो अपने ही दम पर और मेहनत से करना चाहिए। पता नहीं ये तीनों बाप, बेटा और पोता इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं। खाना भी तैयार हो चुका है। लगता है मुझे ही जाकर तीनों को बुलाना पड़ेगा, ताकि उसके बाद सब लोग एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकें। बबीता ने मन ही मन ऐसा सोचते हुए खुद से कहा और फिर सबको खाना खाने के लिए बुलाने चली गई। आप तीनों बाप, बेटा और पोता इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं? उधर रसोई में खाना बन चुका है। चलिए अब सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। माँ, क्या खाना बन गया है? चलिए जल्दी खा लेते हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, भाग्यवान टप्पू ने बिल्कुल सही कहा है। हम सभी को भूख लगी है और दोपहर भी हो चुकी है। चलो अब सब लोग बैठकर खाना खा लेते हैं। इसी तरह सब लोग रसोई में जाकर एक साथ बैठते हैं और मिलजुल कर खाना खाने लग जाते हैं। माँ, आपने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। खाना खाकर सच में बहुत अच्छा लगा। रमेश, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। मैं उसे बार बार भूल जाता था, लेकिन अभी याद आ गई तो अभी ही कह देता हूँ। तू इस घर को इतनी अच्छी तरह संभाल रहा है, लेकिन तूने आज तक मुझे यह नहीं बताया कि तू करता क्या है और कहाँ काम करता है। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे तो यह जानने का हक है ना? अरे पिताजी, मैं जो भी करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। आप बेवजह चिंता क्यों करते हैं? आप बस बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाइए। फिर भी बेटा, मुझे बता तो सही कि तू क्या करता है। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि तेरा बेटा क्या काम करता है और मैं एक बाप होकर जवाब ना दे पाऊं तो मुझे कैसा लगेगा। इसलिए बता दे बेटा, तू क्या काम करता है और कहाँ करता है। अरे पिताजी, ये सब छोड़िए। सबने खाना खा लिया है। अब आप टप्पू के साथ जाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है, कुछ जरूरी काम है। रमेश के ऐसा कहने पर संतलाल को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था और उसी भरोसे के कारण उसने आगे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। फिर वो टप्पू के साथ रसोई से बाहर चले गए। अरे जी, जरा सुनिए तो। पिताजी ने जो सवाल आपसे पूछा था वही सवाल मेरे मन में भी बार बार आती रहती है। आपने मुझे भी आज तक नहीं बताया कि आप क्या काम करते हैं। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, कम से कम मुझे तो बता ही दीजिए। अरे भाग्यवान, अब तू भी यह सब पूछकर मेरा दिमाग मत खा। मैं तुम सबको अच्छे से खिला पिला रहा हूं ना, बस वही काफी है।
किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दे रहा हूं। जो भी चाहिए कहां और मिल गया। फिर मेरा काम जानना इतना जरूरी क्यों है? घर ठीक से चल रहा है, यही तो सबसे बड़ी बात है। फिर भी जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे तो यह जानने का हक है। अरे भाग्यवान, अब बस करो ये सब बातें। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जाकर आता हूं। तब तक पिताजी और टप्पू का ख्याल रखना, मुझे आते आते शाम हो जाएगी। रमेश अपनी पत्नी से ऐसा कहकर अपने काम पर चले जाते हैं। पता नहीं ये ऐसा कौन सा काम करते हैं जो हमें बता भी नहीं सकते। पता नहीं आज पिताजी और भाग्यवान को मेरे काम के बारे में इतना जानने की इच्छा क्यों हो रही है। जो काम मैं करता हूं उसके बारे में यूं ही किसी को बताया भी नहीं जा सकता। खैर छोड़ो ये सब, उधर राघव मेरी राह देख रहा होगा। अरे रमेश भाई, तूने आने में इतना देर क्यों कर दिया? तुझे तो पता ही है ना कि अगर हमारा काम वक्त पर ना हो तो बाद में कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर भी बता, आज इतनी देर किस वजह से हो गई? अरे राघव, अब तुझे क्या ही बताऊं। तुझे तो पता ही है कि हम दोनों जो काम करते हैं उसके बारे में किसी को बताना ठीक नहीं। आज न जाने क्यों पिताजी और भाग्यवान को मेरे काम के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हो गई थी। दोनों ने पूछ पूछ कर मेरा पूरा दिमाग ही खा लिया। यह वाली दिक्कत तो मेरे घर में भी है। घर वाले बस यही जानना चाहते हैं कि मैं आखिर करता क्या हूं। वैसे तूने उन्हें कुछ भी तो नहीं बताया ना? अरे राघव, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि यूं ही सब कुछ बता दूं। और मेरे पिताजी तो बड़े ईमानदार इंसान हैं। अगर किसी तरह उन्हें मेरे इन कामों के बारे में पता चल गया तो वे मुझे मार मार कर मेरा भर्ता बना देंगे। खैर राघव, अभी ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है। आज पास के गांव जाने की जो योजना थी उसे भूलना नहीं है। जल्दी चलो, शाम भी होने को आ गई है। रमेश के ऐसा कहने पर दोनों अपने काम के सिलसिले में पास के गांव की ओर आगे बढ़ गए। अरे राघव, आज तो पास के गांव में जाकर सच में मजा ही आ गया। वहां के लोग तो बहुत ज्यादा ही बेवकूफ निकले। अगर आज जैसी कमाई हर रोज होने लगे ना तो बस मजा ही आ जाए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता एक दिन हम महल में भी रह पाएंगे। हाँ भाई, तेरी बात एकदम सही है। आज वहां जाकर सच में बहुत मजा आ गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कमाई चाहे जितनी भी हो, इतनी जल्दी अमीर बनकर लोगों को दिखाना ठीक नहीं है। नहीं तो हम दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। धीरे धीरे और समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। और सच कहूं तो हर रोज काम से लौटकर इस नदी के किनारे ठंडी हवा लेते हुए तेरे साथ बैठना मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। अरे राघव मेरे भाई, तू तो मेरा जिगरी यार है। तेरे साथ बैठकर मुझे भी बहुत सुकून मिलता है। और जरा देख तो सही, हमारा जीवन कितनी आसानी से चल रहा है। बिना ज्यादा मेहनत किए ही हम इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाते जितना हम दोनों कमा लेते हैं। दादाजी, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए हैं? बहुत रात हो गई है। पिताजी जब घर पर नहीं होते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही तो टप्पू बेटे, रात काफी हो चुकी है। पता नहीं तेरे पिताजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे। उनके काम के बारे में अगर कुछ पूछो भी तो वे बताना ही नहीं चाहते। ना जाने कहां और क्या कर रहे हैं। रमेश भाई, अब तो रात काफी हो चुकी है। चलिए, देर ना करते हुए हम घर की ओर बढ़ते हैं, वरना और भी ज्यादा देर हो जाएगी। अरे राघव, अभी तो ज्यादा देर नहीं हुई है। चलो ना थोड़ी देर और यहीं बैठते हैं। देखो कितनी सुहानी ठंडी हवा चल रही है और पास में नदी भी धीरे धीरे बह रही है। यहाँ का माहौल कितना शांत और सुकून भरा लग रहा है। मन ही नहीं कर रहा उठने का। तेरी बात सही है, लेकिन घर पर वैसे ही हजारों सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं रात को देर से घर पहुंचूंगा तो पता नहीं कितने नए सवाल खड़े हो जाएंगे। फिर सबको समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ राघव, तुम ठीक कह रहे हो। चलो अब देर ना करते हुए घर की ओर चलते हैं, वरना सच में और देर हो जाएगी। इसी तरह दोनों दोस्त आपस में बातें करने के बाद घर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते भर वे हल्की फुल्की बातचीत करते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। रमेश, इतनी देर रात तक कहां थे? आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहे थे? तुम्हें पता है अभी कितना समय हो गया है? मैं पूछ पूछ कर थक गया हूं।
लेकिन तुम कुछ बताते ही नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम अपने ही घर वालों से अपनी बातें साझा नहीं करोगे तो फिर किससे करोगे? अरे पिताजी, अभी अभी मैं थका हुआ घर आया हूं और आप अभी भी इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों को बिना किसी कमी के खाना पीना और पहनने ओढ़ने की सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूं, है ना? फिर बार बार ये सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कीजिए। थोड़ा आराम करने दीजिए, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। ठीक है रमेश, आज के बाद मैं तुमसे इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं पूछूंगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना। अगर मुझसे छुपाकर तुम कोई गलत काम कर रहे हो तो याद रखना एक दिन बुरी तरह फंस जाओगे। उस समय शायद तुम्हें मेरी ही बातें याद आएंगी। हाँ ठीक है पिताजी, अब आप टप्पू के साथ आराम कीजिए। मैं जरा भाग्यवान के पास जा रहा हूं। दिन भर की थकान के बाद उसे भी मेरी जरूरत होगी। उसे 2 बातें करके आता हूं। रमेश अपने पिता के सवालों का सीधा जवाब देने के बजाय उल्टे सीधे उत्तर देकर अपनी पत्नी बबीता के पास चले गए। अरे जी, आज आपको घर लौटने में इतनी देर क्यों लग गई? पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया था। वे बार बार आपके बारे में पूछ रहे थे और काफी चिंतित भी हो गए थे। भाग्यवान, अब तुम्हें क्या ही बताऊं। आज काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। और सच कहूं तो काम से लौटते समय मैं नदी किनारे राघव के साथ थोड़ी देर बैठ गया था। हम दोनों ठंडी हवा का आनंद लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे। बस इसी वजह से थोड़ा और समय निकल गया। अच्छा जी, तो देर से आने की यही वजह है। वैसे आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आप आखिर करते क्या हैं? मुझे सच में जानने की बहुत इच्छा होती है। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे आपके काम के बारे में जानने का पूरा हक है ना? अरे तुम लोगों को हुआ क्या है? मैंने तुम्हें सुबह क्या कहा था, याद नहीं है क्या? जिसे देखो वही एक ही सवाल लेकर खड़ा है। अरे भाई, मैं तुम लोगों की जिम्मेदारी उठा रहा हूं ना, फिर इतने सवाल क्यों? काम से थका हारा घर आया हूं, सोचा था तुमसे 2 बातें करूंगा तो मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन नहीं, तुम सब फिर उसी एक बात पर अड़े हुए हो। अरे जी, शांत हो जाइए। आज मैंने आखिरी बार ये सवाल पूछ लिया है। अब से मैं इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी भूल दोबारा नहीं होगी। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती। ठीक है भाग्यवान। दरअसल जब मैं काम से थक कर घर आता हूं और वही एक सवाल सब बार बार पूछने लगते हैं तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरा इरादा तुम पर नाराज होने का नहीं था। खैर, अब इन बातों को छोड़ो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तुम सबको बुला लो, चलो साथ बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। रमेश के ऐसा कहने पर बबीता ने सभी को खाना खाने के लिए बुला लिया। थोड़ी ही देर में घर के सब लोग एक साथ आकर बैठ गए और मिलजुल कर शांत माहौल में भोजन करने लगे। खाना खत्म होने के बाद संतलाल ने बिना कुछ कहे चुपचाप रसोई से बाहर चले गए। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता साफ झलक रही थी। पिताजी, दादाजी ऐसे गुस्से में खाना खाकर क्यों चले गए? वे तो रोज खाना खाने के बाद यहीं हमारे साथ बैठकर हंसी जाक और बातें किया करते हैं। आज अचानक बिना कुछ कहे उठकर चले जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या बात है? क्या आप जानते हैं? अरे टप्पू बेटे, शायद तुम्हारे दादाजी को नींद आ रही होगी, इसलिए आज वे बिना कुछ कहे ही उठकर चले गए। कभी कभी थकान की वजह से ऐसा हो जाता है। चलो अब तुम भी जाओ और दादाजी के पास जाकर आराम से सो जाओ। सुबह उठकर उनसे आराम से बातें कर लेना। पिता के ऐसा कहने के बाद टप्पू बिना कुछ कहे अपने दादाजी के पास चला गया। लगता है पिताजी अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं, इसलिए आज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस मुश्किल स्थिति का सामना कैसे करूं। एक तरफ मेरे काम की चिंता है तो दूसरी तरफ पिताजी की उस काम के बारे में सब कुछ जानने की तीव्र इच्छा। दोनों ही बातें मेरे मन पर बोझ डाल रही हैं और मैं खुद को बड़ी उलझन में महसूस कर रहा हूं। पता नहीं रमेश ऐसा कौन सा काम करता है जिसके बारे में वह अपने पिता को भी नहीं बता सकता और अपनी पत्नी से भी छिपाता है। अब तो मुझे सचमुच शक होने लगा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा। मुझे लगता है अब थोड़ा तहकीकात करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी मुश्किल या मुसीबत में फंस जाए। अगर कोई परेशानी है तो समय रहते उसका पता चल जाना ही बेहतर होगा।
अगली सुबह चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बस पक्षियों की मीठी चहचहाट वातावरण में गूंज रही थी। चारपाई पर बैठकर संतलाल और उनका बेटा रमेश चाय पीकर बैठे हुए हैं। दोनों असामान्य रूप से चुप थे, मानो किसी गहरी सोच में डूबे हों। तभी रमेश अपने मन ही मन सोचने लगा। लगता है पिताजी अभी भी मुझसे नाराज हैं। अब मैं पिताजी को क्या ही बताऊं इन सब कामों के बारे में। अगर मैंने आपको सब सच सच बता दिया तो आप तो मेरा भरता ही बना देंगे। बेहतर है अभी चुप ही रहूं। अरे रमेश, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? चाय पीने के बाद से तुम काफी देर से यहीं बैठे हो, वरना तो तुम चाय खत्म करते ही तुरंत निकल जाते हो। जाओ बेटा, कहीं काम के लिए देर ना हो जाए। नहीं पिताजी, काम के लिए अभी देर नहीं हुई है। आपके साथ यूं बैठकर बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं थोड़ा देर से काम पर निकलूं। मुझे तो अच्छा लगता है कि सुबह जल्दी काम पर जाया जाए और फिर समय से घर लौट आया जाए, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूं? तुम्हें तो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना होता है, इसलिए अब मेरा कहना शायद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो बेटा। मैं जरा बाहर टहल कर आता हूं, तुम यहीं बैठो। संतलाल अपने बेटे से इतना कहकर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर टहलने के लिए निकल गए। उनके चेहरे पर हल्की उदासी और मन में कई अनकहे सवाल थे जिन्हें वे अपने भीतर ही दबाए हुए थे। इसी तरह जब रमेश अपने आप से बातें करते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी वहां कविता आ गई। अरे जी, आप किस सोच में इतने डूबे हुए हैं? और पिताजी कहाँ चले गए? आज आप काम पर कब जाएंगे? कुछ नहीं भाग्यवान, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। मन थोड़ा उलझा हुआ था, इसलिए चुप बैठा था। और पिताजी बाहर थोड़ा टहलने गए हैं। वैसे टप्पू दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ गया? टप्पू बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। घर पर रहते रहते वो भी ऊब जाता है ना, इसीलिए थोड़ा बाहर निकल गया। इन दिनों स्कूल भी बंद है, तो सारा दिन घर में बैठकर उसका मन नहीं लगता। थोड़ी देर खेल लेगा तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं अभी अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दोपहर का खाना खाकर काम पर निकल जाऊंगा। और तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि आज भी लौटते लौटते थोड़ा देर हो सकती है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करना। पिताजी को भी समझा देना कि काम की वजह से देर हो जाएगी। दोपहर में रमेश खाना खाने के बाद रोज की तरह पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और राघव का इंतजार करने लगे। अरे वाह रमेश भाई, आज तो कमाल ही हो गया। वैसे तो हर रोज मैं ही पहले आकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन आज पहली बार तुम मुझसे पहले आकर मेरी राह देख रहे हो। सच बताऊं तो तुम्हें यूं पहले से बैठे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे राघव, अब तुझे क्या बताऊं मेरे भाई। कल रात जब मैं नदी किनारे बैठकर देर से घर पहुंचा तो पिताजी ने फिर वही सवाल पूछ लिया। बस तभी से घर का माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी ही घर से निकल आया ताकि किसी अनावश्यक बहस से बच सकूं और मन भी थोड़ा हल्का हो जाए। तेरी बात तो सही है भाई, लेकिन अब हम मजबूर हैं ना। हमारा जो यह 2 नंबर का काम है उसके बारे में अगर हम दोनों घर पर बता देंगे तो पता नहीं हम दोनों का क्या हाल होगा। इसलिए यही बेहतर है कि इस राज को राज ही रहने दें। जब तक हालात हमारे काबू में हैं तब तक चुप रहना ही समझदारी है। हाँ हाँ, अभी ये सब छोड़ चलो, काम के लिए निकलते हैं। आज चंदनपुर गांव की ओर चलते हैं। क्या पता कल की तरह फिर कोई भोला भाला आदमी मिल जाए। वैसे भी ज्यादा देर करना ठीक नहीं, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। रात के 7 बज चुके हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। चारपाई पर संतलाल अपने पोते टप्पू के साथ चुपचाप बैठे हुए हैं और बार बार दरवाजे की ओर नजरें उठाकर अपने बेटे सुरेश के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ झलक रही है। दादाजी, आज तो पिताजी ने कल से भी ज्यादा देर कर दी। आजकल वे मेरे साथ बिल्कुल समय ही नहीं बिताते और मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वे हमेशा काम में ही व्यस्त रहते हैं। टप्पू बेटे, अब मैं तेरे पिताजी से कह कहकर थक गया हूँ। वह हर काम अपनी ही मर्जी से करता है, ना अपने पिता की बात सुनता है और ना ही तेरी माँ की बात मानता है। समझ नहीं आता उसे। कैसे समझाऊं कि परिवार की बातें भी उतनी ही जरूरी होती हैं जितना बाहर का काम।
अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। समय तकरीबन 10 बज रहे थे। बबीता के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी, जबकि संतलाल के चेहरे पर चिंता के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। पिताजी, वे अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? मुझे बहुत चिंता होने लगी है। वे इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहते थे। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रमेश इतनी देर रात तक कहाँ और क्या कर रहा है? कुछ पूछो तो वह बिल्कुल भी ठीक से बताता नहीं है। अरे संतलाल, क्या आप घर पर हैं? जरा बाहर तो आइए, बहुत बड़ी बात हो गई है। पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया है। बहू, तुम और टप्पू दोनों घर पर ही रहो, मैं जाकर देख आता हूँ कि कौन है। संतलाल, हमारे पास ही जो चंदनपुर नाम का गांव है, वहां रमेश और राघव को किसी 2 नंबर के काम में पकड़ा गया है। पूरे गांव के लोगों ने दोनों को पकड़कर बैठा रखा है। इस समय लोग गुस्से में बुरी तरह उबल रहे हैं और उन्हें मारने पर उतारू हो रहे हैं। इसीलिए वहां के गांव वालों ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम आकर कोई फैसला कर सको और मामला शांत करा सको। इसी वजह से रमेश ने आज तक अपने काम के बारे में घर पर कुछ नहीं बताया। मैं जब भी उससे पूछता था, वह बात को टाल देता था। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। मैं उसे हर रोज समझाता रहा, हर रोज कहता रहा, बेटा ईमानदारी के रास्ते पर चलो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। राकेश के ऐसा कहते ही दोनों ने बिना समय गवाए तुरंत चंदनपुर की ओर आगे बढ़ने का फैसला किया और तेज कदमों से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। संतलाल और राकेश चंदनपुर गांव पहुंच गए। वहां के सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो रहे थे और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। संतलाल, तुम तो ऐसे इंसान नहीं हो, फिर तुम्हारा बेटा पैसों के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकता है? आप लोग कृपया मुझे विस्तार से बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या है, जिसके कारण इतनी गहरी रात में ऐसी परिस्थिति आ गई। तो सुनिए चाचा जी, आपका बेटा रमेश और उसका लंपट दोस्त राघव मिलकर आसपास के गांव में जाते हैं और लोगों से यह कहकर पैसे लेते हैं कि 2 महीने में रकम दोगुनी कर देंगे। उसके बाद दोनों उस परिवार को दिखाई ही नहीं देते। मुझसे भी परसों एक बड़ी रकम ले गए थे। आज जब वे हरजीत चाचा के घर फिर से पैसे दोगुने होने का झूठा भाषण दे रहे थे, तभी मैं वहां पहुंच गया और दोनों रंगे हाथ पकड़ लिया। पता नहीं अब तक ऐसे ठगी करके कितने लोगों से कितने पैसे ऐंठ चुके हैं। मैं आप सभी से रमेश और राघव की ओर से माफी मांगता हूं। दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब से मैं आप सबको यह जबान देता हूं कि वे दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। आप लोगों का जो भी पैसा है वह जितनी जल्दी हो सके लौटा दिया जाएगा। कृपया इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए ताकि यह अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकें। इसी तरह रमेश और राघव अपने बुरे कामों के कारण पकड़े गए। अब उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। दोनों ने पूरे गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और दोबारा ऐसी भूल ना करने की कसम खाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए इंसान को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहिए।